इस वीडियो में एक हम सैंपल आपको ऐसे दिखाते हैं जो हिंदी माध्यम में है, हिंदी का निबंध है। ये आपका प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया है, सीएपीएफ एसी 2020 में 22 में, सॉरी 2022 में पूछा गया है। और ये जो है एक उस स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है जो मल्टीपल टाइम इस एग्जाम के रिटेन को क्वालिफाई कर चुका है। और वो एग्जाम आपका इंग्लिश मीडियम में लिखता है इन स्पाइट ऑफ ऑल। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये शिकायत होता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारा क्या मार्क्स मार्क्स कम आएगा, ये सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं। एक हमेशा ध्यान रखो, जो एक अच्छा स्टूडेंट है, ये किसी का भी हो, आप इन चीजों को पर मेरी बात को विश्वास नहीं करना। आप अपने फ्रेंड्स से जो कोई सेलेक्ट हो चुके हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शनल होते हैं कि जैसे जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं तो उनको हिंदी लिखने में दिक्कत होती है, कुछ प्योर हिंदी में मीडियम में है वो उनको इंग्लिश लिखने में। लेकिन आप जिस लैंग्वेज में हो एटलीस्ट उसमें तो कंफर्टेबल हो, हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी का निबंध एटलीस्ट सही से लिखो। आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश वाला कंपोनेंट को सही से लिखो। लेकिन किसी भी चीज को आप बेचारकी के तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि हम क्या करें, हम तो हिंदी माध्यम से हैं, इस वजह से हमारा पेपर टू खराब हो जाता है। और ये कभी भी इस चीज के लिए ये नहीं करो। अभी आपके पास टाइम है, आप वर्क करो। आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है 23 में जो एग्जाम लिखने वाले हो। जो पोर्शन वीक है उसकी को करो। अब ग्रामर है, इंग्लिश है, आपको प्रॉपर वो उस ढंग से नहीं लिखना है कि जिस ढंग से सलमान रश्दी लिखते हैं, या जिस ढंग से जसवंत सिंह ने बुक लिखा, या और इन नंबर ऑफ जो लिटरेचर लिखते हैं, उस ढंग से आपको नहीं लिखना है। लेकिन आप सिंपल में जो टेंस में सेंटेंस होते हैं उस ढंग से चीजों को आप कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये ऐसे अपना इंग्लिश में लिखते हैं। क्वालिफाइड रिटेन इन सीएपीएफएसी एग्जाम इन 2019, 2020, 21 एंड 22। ऑब्वियसली 21 का इंटरव्यू अभी होना है, 22 का भी फिजिकल होना बाकी है। 2019 और 2020 का इनका मार्क्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, 2019 में देखो इनका पेपर वन में 144.50, पेपर टू में 103, टोटल 248। और 2000 जो 19 का है, रिजर्व लिस्ट अभी आया नहीं है 2019 वाला का, उसमें यदि कट ऑफ देखा जाए तो 318 कट ऑफ गया है, जो अभी सिलेक्शन एक तरह से हुआ है। तो सिलेक्शन में 318। अब इसका मतलब क्या है, इनको जस्ट इंटरव्यू में क्या है, 70 मार्क्स लाना था। इंटरव्यू में 70 मार्क्स लाए हुए होते तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इनका जो फिजिकल है उसमें फिजिकल में प्रॉब्लम हो गया था, तो फिजिकल में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये 2019 का इनका मार्क्स है। 2020 में ऑब्वियसली देखा जाए तो दोनों कंपोनेंट में इनका मार्क्स कम आया। इसमें देखो 144.5 था, इसमें जस्ट 128.6 है। इसमें 103 आया, इसमें 99 है। तो ऑब्वियसली दोनों में रिस्पेक्टेबल 100 प्लस यहाँ मार्क्स है, यहाँ 100 क्लोज है। ये 228, लेकिन इंटरव्यू में इनका 89 मिला। ऑब्वियसली है इस कंपोनेंट में देखो इनका यहाँ से 20 मार्क्स कम है। तो 20 मार्क्स कम है, इवन समझ सकते हो इससे कम मार्क्स भी यहाँ होता तो सिलेक्शन हो गया होता, या फिर इसके किसी भी कंपोनेंट में। तो ऑब्वियसली बात है कि द पर्सन इज नॉट इन बैड कंडीशन। इनफैक्ट इन्हें जॉब मिल चुका है, ज्वाइन भी अभी हाल में कर लिया है। और ऑब्वियसली है 21 या 22 वाले में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जस्ट मैं दिखा मार्क्स एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि ऑब्वियसली है कि मल्टीपल टाइम इन्होंने 4 टाइम कंसिक्यूटिवली क्वालिफाई किया। रिटन वाला पार्ट ऑब्वियसली 21 में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इनके पास ऑलरेडी जॉब मिल गया है तो कोई इतना प्रॉब्लम में नहीं है। अब ये जो ऐसे है, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, रण संग्रामों को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। ओके, तो ये ऐसे इन्होंने ये इंट्रोडक्शन एक तरह से ये है कि मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अब ये देखो, या तो देखो ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि या तो आप यहाँ लिखो, लेकिन या तो एक्सप्लेन करो। तो इन शब्दों के माध्यम से महाकवि दिनकर श्री कृष्ण को दुर्योधन को चेतावनी को इंगित करते हैं। ओके, श्री कृष्ण की दुर्योधन को चेतावनी को इंगित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध मानव कल्याण के पटल पर दिया गया एक घाव है। यह घाव निरंतर यह दर्शाता है कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। वो जो कृष्ण जाते हैं ये धृतराष्ट्र के दरबार में, और वो कहते हैं ना कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चाऊं सह धूप घाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। वो कहते हैं ना कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम।
और रखो अपनी धरती तमाम। कहते हैं कि न्याय यदि देते हो तो आधा दो, लेकिन यदि इसमें भी बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। यानी कि सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 पांडव हैं, 5 गांव हम सुखी से खाएंगे, कि हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। यानी कि जो अपने स्वजन हैं, आप भाई हो तो असी में तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका उल्टे, हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। तो इसमें कृष्ण ये कहते हैं कि जो शांति है, रण संग्राम को रोकने के लिए कृष्ण यहां तक जाते हैं कि आधा नहीं दो। वो न्याय तो कहता है कि आधा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ हम सक्षम हैं, हम लेने के सक्षम है, फिर भी आधा नहीं तो 5 ग्राम दे दो, ठीक है। तो एक अच्छा, अब सारी चीजों को आप इसमें नहीं कर सकते हो ना। ये यदि वही ऐसे आपका 1000 में रहता, जैसे कि आपका सीएससी में रहता है, तो आपके पास इसको अधिक एक्सप्लेन करने का विकल्प था, लेकिन आप पूरी चीजों को यहां नहीं कर सकते हो। करा नेक्स्ट पैराग्राफ, आदिकाल से ही मानव विभिन्न मूल्यों पर टकराता रहा है। कहीं भी देखो आप, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल यदि पढ़ोगे तो मैरी पार्कर फोले कहती हैं कि जो आपका प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका एक दूसरे से टकराव है, वो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन उसको खत्म करने के तरीके जो हैं वो अलग हो सकता है। कि आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो एक दूसरे से। ओके, करा ऋग्वेद की गविष्टि, गविष्टि का मतलब होता है गाय के लिए जो युद्ध करते हैं, कि गविष्टि से भारत के यूक्रेन तक, सॉरी, गविष्टि से आज के यूक्रेन तक इतिहास इन घटनाओं का साक्षी है। रण संग्राम मानव महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा है, जब जीवन का मूल्य भौतिक या अन्य लाभ से बौना प्रतीत होता है। कहता है ना कि जब मानव जीवन का मूल्य जो है, आपका जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, या जो जिसको भौतिक बुनियादी इनफैक्ट जरूरत कहते हो, वो आपके मूल्यों पर भारी पड़ जाता है। तब युद्ध की स्थिति क्यों आ रही है? जमीन के कुछ टुकड़े के लिए या कुछ लैंड के लिए। जैसे ये गविष्टि, गविष्टि का मतलब है कि गाय के लिए युद्ध होता था, क्योंकि तब जो ऋग वैदिक काल में जो गाय था वो मेन एसेट था। उसके बाद के देखोगे कि लेटर वैदिक पीरियड में आपका लैंड हुआ। तो इस चीज से एक तरह से ये इंट्रोडक्शन से आपका प्रॉपर तरीका से ये चीजों को एक्सप्लेन किए हैं। कर रहा, विजेता भी युद्ध में बहुत कुछ खो देते हैं। कहीं भी जब युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि जो हारने वाला पक्ष ही सिर्फ हानि उठाता है, जीतने वाला पक्ष भी हानि उठाता है। अतः घायल पड़ी मानवता की यह करुण पुकार है कि रण संग्रामों पर प्रतिबंध लगे। आज जब विश्व के अनेक बहुराष्ट्रीय संस्थान हैं, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कोई भी विवाद शांतिपूर्वक व आपसी संवाद से हल किया जाए। जब विवाद संवाद को त्याग रण की ओर बढ़ता है तो ये संवाद की असफलता है। ठीक है, तो यह कर सकते हो यह, ठीक है, ये के जगह यह संवाद की असफलता है। इसलिए शांति संस्थाओं के गठन में निहित मूल्य सुदृढ़ एवं नैतिक होने चाहिए। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा उठाए गए क्रूर कदम भी वैश्विक दृष्टि से स्वीकार कर लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब पावरफुल आप होते हो तो शायद बहुत कुछ चीजों को कहते हो या चीजों को करते हो तो आपके बात में वजन होता है। ए लॉट ऑफ टाइम नैतिकता और अनैतिकता का जो मूल्य होता है वो आपका साइड कर दिया जाता है। आप इसको नॉर्मल एग्जांपल्स के तौर पे देखो। अभी आप प्रिपरेशन के जर्नी में हो, अभी आप जो कुछ कहोगे तो कुछ लोग बोलेगा जानना कुछ नहीं है, अभी एग्जाम दिए भी नहीं है और इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, लेकिन वही आप जब क्वालिफाई कर जाते हो तो वो चीज आप बोलते हो तो आपके बात में वजन होता है। बहुत बार ये जैसे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर ये सर क्वालिफाई कर गए हैं, इनका 10 रैंक है, 5 रैंक है, 2 रैंक है, 1 रैंक है, इन्होंने ये बोला। अब क्या है, यही स्टूडेंट जिनका 2 रैंक अभी है, 1 रैंक है, 5 रैंक है, 8 रैंक है, 20 रैंक है, वो कभी सेलेक्टेड नहीं थे। तो जब वो बिना विदाउट सेलेक्टेड वो बात बोलते तो शायद आप उसकी उनकी बातों को वजन नहीं देते। लेकिन आज वो सेलेक्ट हो चुके हैं तब आप उस पर स्ट्रेस करके दे रहे हो। लेकिन जो यही यही चीज राष्ट्रों के संबंध में, अब वो जो सेलेक्ट हो गए हैं उनका हर बात सही होगा ये आपके कंटेक्स्ट में कोई जरूरी नहीं है। या ऐसे भी वो कहें कि हम 2 ही घंटा पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं तो सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर उन्होंने तो बोल दिया है 2 घंटा, तो अब हमें एक्चुअल में 2 घंटा से ज्यादा पढ़ना हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। नहीं, वो जब बात बोल रहे हैं वो हमेशा सही नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रों के संबंध में भी होता है कि जब क्या है कि ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा उठाए गए क्रूर कदम भी वैश्विक दृष्टि से स्वीकार कर लिए जाते हैं। जैसे आज चीन देखो,
चाइना को एक तरह से डेपुटी सुपर पावर अभी कहा जा रहा है। डेपुटी सुपर पावर का मतलब अभी भी सुपर पावर एक तरह से अमेरिका है, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म में हो, चाहे वो वेपन के टर्म में हो, यानी कि मिलिट्री के टर्म में हो, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के टर्म में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के टर्म में हो, या फिर जो इसके लिबरल वैल्यूज के टर्म में हो। भले ये रियल लाइफ में जब वॉर और या कुछ ऐसा सिचुएशन होता है ये लिबरलिज्म नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। तो बहुत बार क्या होता है, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र कुछ चीजों को करता है, कुछ एक्शन उठाता है, कोई कदम उठाता है, तो बहुत लोग हैं उसमें गलती होते हुए भी जो छोटे राष्ट्र होते हैं या कुछ राष्ट्र डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लो, अभी जो हमारा क्वाड है, क्वाड वर्क कर रहा है, तो ये कहाँ से, एक तरह से इसके जेनेसिस मालाबार एक्सरसाइज से होता है, कह सकते हो आप। या फिर जो भी मालाबार एक्सरसाइज हो रहा था, या फिर कह सकते हो कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे जी, जिनका कि असैसिनेशन कर दिया गया, उनको किल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो वो स्टार्ट ये करते हैं। अब मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया और यूएसए पार्टिसिपेट करता था, फिर इंडिया और जापान पार्टिसिपेट कर रहे, इंडिया, जापान और यूएसए, और फिर कुछ एक बार ऑस्ट्रेलिया बीच में ये किया। अब चाइना ने इस पर विरोध किया, तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया साइड हट गए। इंडिया ने भी सोचा कि चाइना को एक तरह से उकसाना ठीक नहीं है। अब बहुत बार यही सारी चीजें होती है, वो क्या होता है, अचानक 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 जो बढ़ते बढ़ते जो है वो रणभूमि में आ जाता है। कह 20वीं शताब्दी के भीषण विश्व युद्ध इसी बिंदु को दर्शाते हैं। इन घटनाओं का गहन अध्ययन करके हमें उन त्रुटियों को एक पाठ की तरह देखना चाहिए जिनके कारण भीषण संहार हुआ। जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, कहते हैं ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार, तो 20 ईयर्स का गैप है। उस 20 ईयर्स में कहीं ना कहीं आप जर्मनी जो कुछ कर रहा था, एक तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को बुरी तरह से आपने एक तरह से प्रताड़ित किया, उसके बाद जो फिर हिटलर करते जा रहा था, आप उसको उसी टाइम पे अंकुश नहीं लगाते रहे, और उसका परिणाम जो हुआ। कराशीत युद्ध भी इसी संवाद में अंतर का एक परिणाम था, जिसके कारण अनेक राष्ट्र परमाणु युद्ध की ओर अग्रसर हुए। यह एक अत्यंत गंभीर समस्या है, क्योंकि इन अस्त्रों का नियंत्रण कट्टरपंथियों तक जाने की संभावना है। तो जो राष्ट्र होता है, सो एक देश है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है। पाकिस्तान भी ऐसा एक कंट्री है, तो इसकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके ऊपर जिम्मेदारी है। इनफैक्ट आप लास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट, मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कारगिल में, तो कारगिल में भी देखो, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो नवाज शरीफ का, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन वो जो आम आर्मी था, तो वहां पाकिस्तान में क्या है, आर्मी जो है, आर्म फोर्सेस जो है, वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यही यदि किसी टेररिस्ट ग्रुप के पास चला जाता है, या कुछ ऐसे कंट्री जहां जो कट्टरपंथियों का ही कब्जा है, एक तरह से देखा जाए तो तालिबान रूल। ऑब्वियसली आज के डेट में तालिबान थोड़ा सा चीजों को दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है कि यस हम बदल गए हैं, जो तालिबान 1 था तालिबान 2 में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। अब ऐसे तत्वों के पास, ऐसे एलिमेंट्स के पास यदि परमाणु अस्त्र चले जाते हैं, तो ये दुनिया के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इन सभी दुष्परिणामों का मूल्यांकन हमें रण अंकुश के लिए प्रेरित करता है। इस संदर्भ में प्रथम प्रयास यह हो सकता है कि हम संयुक्त राष्ट्र को एक नया रूप दें। बहुसंख्य देशों को निम्न स्तर पर मिलता वैश्विक ध्यान यह दर्शाता है कि यह ढांचा अब अर्थहीन हो गया है। अभी जैसे यदि आप देखो, तो आज इंडिया, भारत जो है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जैसे भारत जैसा देश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद सबसे बड़ा कंट्री है, यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन, यदि आप जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो चीन को छोड़ दिया जाए, तो और जो 4 अदर मेंबर्स हैं, उन 4 मेंबर्स का कंबाइंड जो पॉपुलेशन है, वो इंडिया के बराबर नहीं है। दैट्स मीन इंडिया जैसे कंट्री, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, और कुछ कंट्रीज को, इंडोनेशिया है, इन कंट्री को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने से जो क्या होगा कि ये मोर इंक्लूसिव होगा। कह रहा है कि ब्राजील, भारत, जापान और इटली निरंतर अस्थायी सदस्यता की मांग करते रहे हैं। अतः एक नया और अधिक लोकतांत्रिक ढांचा इस संस्था के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही अन्य संस्थाओं की
सजगता से हमें युद्ध के बदलते स्वरूप व परमाणु विकल्प पर एक सटीक नियंत्रण करना होगा। करा सीमा विवादों, आतंकवाद व राजनीतिक अस्थिरताओं को रोकने हेतु हमारे प्रयासों को एक नई ऊर्जा प्रदान करनी होगी। विज्ञान को विनाश से विकास की ओर ले जाना व एक शांत तथा विकासशील भविष्य का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। अब ये एक सैंपल ऐसे है। कभी भी ऐसे में कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो सिलेक्टेड हो, नॉन सेलेक्टेड हो, किसी का भी ऐसे परफेक्ट नहीं होता है। दो कारण है। एक तो आपके पास जो एग्जाम होते हैं उसमें टाइम बहुत कम होता है। टाइम कंस्ट्रेंट और स्पेस कंस्ट्रेंट 3 पेजेस आपको मिलते हैं। ये 3 पेजेस में ही लिखा है इन्होंने। ऑब्वियसली है स्लाइड में हमने 4 स्लाइड्स बनाया है, लेकिन अदरवाइज जो पेजेस हैं वो 3 पेज में ही इन्होंने लिखा है। इनफैक्ट 3 पेज में भी थर्ड पेज जो है वो कंप्लीट नहीं था। तो 3 पेज होता है और टाइम आपका 18 से 20 मिनट्स। यदि आप 20 मिनट से अधिक किए, इसका मतलब है कुछ कंपोनेंट आइदर आपका बहुत खराब तरीके से लिखा जाएगा या फिर वो छूट सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका छूट जाता है, जिनका कंप्लीट नहीं होता है। इनफैक्ट माई सेल्फ, ये 2 times appeared in the exam. At first, in fact, both time I was not able to complete the paper. But that doesn't matter. आप even if some part छूट भी जाता है, मान के चलो, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में, हमारे टाइम में कट ऑफ एक तरह से देखा जाए तो 280 85 ये तक जा रहा था। अभी देखो 320 के क्लोज में जा रहा, 325, इफ इवन 330 भी। फॉर एग्जांपल 2021 में हो सकता है आपका 330 भी जा सकता है। तो आप इसके लिए आश्चर्य नहीं करो। तो जब जैसे जैसे आपका थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जा रहा, तो आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपके पास 20 मिनट मैक्स टाइम होता है। अब एक्सेप्शनल केस में आप 22 मिनट्स लगा सकते हो, लेकिन उससे अधिक लगाओगे तो आपका नुकसान दूसरे कंपोनेंट में उठाना पड़ेगा। तो कोई भी इतने देर में परफेक्ट ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि हमें एवरेज प्लस सब में लिखो। कि आपका टारगेट होना चाहिए कि ऐसे में हमें 10 से 12 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। हाँ, अब कुछ ऐसे में हो सकता है आपको 14 भी मिले, लेकिन अदरवाइज 10 से 12 आपको टारगेट करना चाहिए। ग्रामर वाले पार्ट में आपको 25 है, तो कोशिश करने चाहिए कि 18 के आसपास मिल जाए। कुछ ऐसे हैं जो 20 प्लस भी जिनको मिलते हैं, तो आप ये टारगेट करो उसमें 18 प्लस मिल जाए, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे ना। सपोज आपके करेक्ट सेंटेंस करने हैं, तो हो सकता है आपने 5 का 5 सेंटेंस करेक्ट कर दिया तो 5 का 5 फुल मार्क्स मिल गया। कोई फिल इन द ब्लैंक्स है या कोई फॉर्म चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप वो चीज को कर सकते हो। तो चीजों को ये एग्जाम्पल हमने दिखाया, ये कि ये ऐसे स्टूडेंट का जो आपके कंटिन्यूअस 4 टाइम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और इनके पास अभी ऑलरेडी जॉब भी मिल चुका है, और ऑब्वियसली है 21 वाले में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं इस कैंडिडेट को जान रहा हूँ लंबे समय से, पर्सनल रूप से गाइड करता हूँ, और ये जो भी चीजें हैं। तो कभी भी आप अपने को निराश ना हो। कोई भी माध्यम कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आप हिंदी माध्यम से हो, तो आप ये नहीं कहोगे ना कि हम इंग्लिश माध्यम वाला से कैसे compete कर पाएंगे। नहीं, आप कोई भी माध्यम से हो, आप वर्क करो। अभी आप बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और ऑलरेडी हमने बोला कि देखो, जहां भी कोई भी है, आप प्रैक्टिस करो। जहां आपकी कमी है, जहां आपको लगता है कि यस हाँ हमें इस कंपोनेंट में मिस कर रहे हैं, तो उस पर वर्क करो। और हम ऑब्वियसली है, हमने बहुत सारे ऐसे आपको सैंपल्स दिखाए हैं, सैंपल्स प्रेजेंट किए हैं। तो वो आपको ये प्रेजेंट कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और आप इसको देखिए। ओके, थैंक यू।